Hello, dear students. Today we are going to discuss the topic of households. It is actually lesson 3 of unit 3 of O levels economics. When we study households, basically we want to understand that what factors influence consumption spending of the people, what factors influence savings, what factors influence borrowing. So let's go to the topic directly and let's discuss it. कंज्यूमर स्पेंडिंग और कंजम्पशन, पहले तो जरा इसको समझ लें. कंज्यूमर स्पेंडिंग या जनरली हम इसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कह रहे होते हैं. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है क्या? एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर्स ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज. आई एम रिपीटिंग, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कंज्यूमर स्पेंडिंग से क्या मुराद है? एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. राइट, जो रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करने के लिए हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं एज कंज्यूमर्स, उस पर जो पैसा खर्च हो रहा है उसे हम कंज्यूमर स्पेंडिंग या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कह रहे हो. एंड हियर वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट factors influence consumption expenditure. Whether the consumers will spend more or they will spend lesser depends on what factors. And the first factor here you can see is income level. And that is very obvious to understand that if income level of the people will increase, their consumption expenditure will increase, they would buy more consumer goods and services. And when national income would fall, consumer expenditure would fall. So one of the major determinant of consumption expenditure is incomes. If the national income will go up, consumption expenditure will go up. If national income will go down, consumption expenditure will go down. यही बात पूरी इकोनॉमी के लिए ट्रू है और यही बात किसी इंडिविजुअल के लिए, कि जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो पहले से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा और जब इनकम कम होगी तो कम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा. सो इनकम इज वन ऑफ द मेजर इन्फ्लुएंस ऑन कंजम्पशन. सेकेंड आ जाता है इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट आपको पता ही है इज द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, या इस तरह कह लें कि इंटरेस्ट रेट इज द रिवॉर्ड टू सेव. जब कोई बैंक में पैसा सेव करता है तो उसे इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन जब कोई बैंक से पैसा बोरो करता है तो उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब ये होगा कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाए. आप अगर बैंक से बोरो करेंगे तो आपको महंगा उधार मिल रहा होगा. या यूं कह लें कि अगर आपके अपने पैसे भी हैं और वो बैंक में रखे हुए हैं, और अगर आप चाह रहे थे कि उस पैसे को बैंक से निकाल के आप कंजम्पशन पर लगाएं, तो जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वो आपको छोड़ना पड़ेगा. और अगर उन्हीं दिनों इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले आपको 5% इंटरेस्ट मिलता था, अब बैंक आपको 7% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, लेकिन आपने वो पैसा बैंक से निकाल लिया. राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन बढ़ गई. या अगर इस तरह नहीं देख रहे तो इस तरह देख लें सिंपली कि अगर पैसे बोरो कर रहा है कोई बैंक से, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो जाहिर बात है कि पैसा महंगा पड़ेगा उसे, और एज अ रिजल्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिर जाएगा क्योंकि वो इतना बोरो नहीं कर पाए. कंपैरेटिवली इस टॉपिक में सिंपल सिंपल बातें हैं. फिर आ गए डायरेक्ट टैक्सेस. आपको पता है कि डायरेक्ट टैक्सेस आर इनकम टैक्सेस, right, which are imposed directly on the incomes of individuals and firms. If direct taxes will increase, after tax income of the consumers would fall, and obviously they would not be able to consume that much. They will have to compromise on their consumption expenditure. So whenever direct taxes are increasing, after tax income would fall and consumption expenditure would fall, and vice versa.
Then comes credit facilities. That are banks ready to lend? Are their conditions strict or comparatively flexible? If credit facilities would be commonly available, there would be greater consumption expenditure. But if the banks are reluctant to lend, for example, in Pakistan, consumer loans are not that much offered. They are only offered to very higher income groups, right? But banks usually do not offer credit to lower income groups. That's why demand for goods and services in Pakistan is not that much. But if I compare it with US, their credit facilities are almost available to everyone. That's why consumption expenditure in US is always high. तो क्रेडिट फैसिलिटीज पर डिपेंड करता है कि आप कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर पाए. फिर आ जाता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस. कंज्यूमर कॉन्फिडेंस से मुराद ये है कि इज ही ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर. If he is optimistic that his future incomes will remain intact or his future incomes will grow, then he can consume very confidently. But if you're doubtful, if you're pessimistic about your future income flows, then obviously you would not be spending that much on goods and services, you would be rather saving. क्योंकि अगर आपको डर है कि फ्यूचर में आपका इनकम लेवल मेंटेन नहीं रह पाएगा तो आप सेविंग्स मोड पर चले जाएंगे. लेकिन अगर आप श्योर हैं कि आपका इनकम लेवल मेंटेन रहेगा और इवन बढ़ेगा तो यू वुड कंज्यूम मोर गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज. फिर हम आ जाते हैं वेल्थ पर. वेल्थ बढ़ती है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है, वेल्थ कम होती है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होता है. ठीक है. ऑब्वियसली वेल्थ का मतलब यह है कि आपके पास घर कितने हैं, प्लॉट कितने हैं, गोल्ड कितना है और दूसरी फॉर्म्स में दौलत कितनी है. तो अगर वेल्थ आपके पास ज्यादा होगी तो आप अपनी करंट इनकम को आसानी से खर्च करेंगे. लेकिन अगर वेल्थ का बैकअप नहीं होगा तो यू वुड बी reluctant to spend that much because you don't have any backup. So these are the factors which influence consumption expenditure of the economy. और फिर हम आ जाते हैं influences on investment और firms spending. अब पहले मैं यहाँ आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं. वैसे तो आपको सबको पता ही है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब कारोबार में पैसा लगाना होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का जरा टेक्निकल जायजा ले लेते हैं हम. इन्वेस्टमेंट कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल फॉर्मेशन को. कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब यह है कि कोई बिल्डिंग खरीदना, मशीन्स खरीदना, इक्विपमेंट्स खरीदना, दैट इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन. या दूसरे नंबर पे मर्चेंडाइज खरीदना यानी कि स्टॉक्स खरीदना रॉ मटेरियल्स का या रेडी गुड्स का आगे बेचने के लिए. और तीसरा है बाइंग अ हाउस. जी हाँ, घर खरीदना कंजम्पशन नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्लासिफाई होता है. तो इन्वेस्टमेंट के तीन मीनिंग है: कैपिटल फॉर्मेशन, बाइंग मर्चेंडाइज और तीसरे नंबर पे बाइंग अ हाउस. इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी, सारी बात है. और जब आप बोरो नहीं कर पाएंगे तो आपके पास इतना पैसा नहीं होगा इन्वेस्ट करने की और इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंडिचर डिक्लाइन हो. या फिर इस बात को इस तरह ले लें कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और आप बोरो करेंगे तो जारी बात है कि जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे फ्यूचर में बैंक को वो आपका एक्सपेंस है. तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा और एक्सपेंस बढ़ेगा तो नेट रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी, यानी जितना आप कमा रहे थे वो कम हो जाएगा. और हो सकता है कि वो रेट ऑफ रिटर्न जो आपको इंटरेस्ट रेट पे करने के बाद बच रहा है वो इनफ ना हो, स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग कम हो. मिसाल के तौर पे पहले आपको 10% रिटर्न मिल रहा था अपने कारोबार पर और 8% इंटरेस्ट था. तो बैंक का 8% इंटरेस्ट पे करके आपके पास 2% फिर भी बच रहा. लेकिन फर्ज करें कि अगर इंटरेस्ट रेट ही 12% पर चला जाए और आपके कारोबार का रेट ऑफ रिटर्न ही 10% हो तो उल्टा 2% आपको बैंक को ज्यादा देने पड़ेंगे. एज अ रिजल्ट आप सारी बातें बैंक से बोरो नहीं करें. राइट. तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब इंटरेस्ट रेट फॉल होता है तो बिजनेसेस बोरो करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं. और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो दे आर नॉट able to do that. As a result, investment expenditure falls.
फिर आ जाते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस अगर बढ़ेंगे तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे बिजनेसेस के। अगेन वही वाली बात है कि रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाएगा अगर डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है कि वो भी आपका एक एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ने से आपके रेट ऑफ रिटर्न एक तरह से कम हो जाएगा, और जब रेट ऑफ रिटर्न कम होगा तो जाहिर बात है कि आप कम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। फिर उसके बाद आ जाता है क्रेडिट फैसिलिटीज। ऑब्वियसली जिस तरह हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिंग में बात की कि जिस तरह कंज्यूमर्स बोरो कर रहे होते हैं उसी तरह फर्म्स भी बोरो कर रही होती हैं। तो अगर बैंक्स आर इजीली लेंडिंग टू द बैंक्स टू द बिजनेसेस ऑन फ्लेक्सिबल टर्म्स, then more loans will be taken and investment will increase. But if credit facilities are strict with a lot of conditions and banks are not that much ready to lend to the businesses, then investments obviously would fall. Then comes business confidence. याद रखें कि business confidence is the biggest factor which influences investments. If the businesses are optimistic about the future sales, if they are optimistic about their incomes, if they're optimistic about economic conditions, if they're optimistic about the spending patterns of the people, what rate of taxes the government is charging. So if these favorable factors would be there, business confidence will increase and investments will increase. Right? ठीक है ना? मिसाल के तौर पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो सारी बातें इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज रिगार्डिंग बिजनेस फ्लेक्सिबल होगी, बिजनेस फ्रेंडली होंगी, इन्वेस्टमेंट आएगी। कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न्स बढ़ रही होगी, कंज्यूमर स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट आएगी। और रेट्स ऑफ टैक्सेस अगर कम होंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि अगर ये कंडीशंस मौजूद हैं तो बिजनेस वुड फेस ऑप्टिमिस्टिक environment, and in that case investments will increase, otherwise they would fall. फिर आ जाता है इन्फ्लेशन रेट, यानी कि महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है। If there is high rate of inflation, obviously it means that investments will be discouraged. क्योंकि हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, और प्लस ये कि अनसर्टेनिटी डेवलप हो रही है, एज अ रिजल्ट बिजनेसेस इन्वेस्ट नहीं करें। However, when inflation rate is low and stable, investment in spending will increase. मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि 2% से लेके 5% का जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, that is considered a low and stable rate of inflation. And if the rate of inflation is low and stable, इन्वेस्टमेंट्स कम होने के बजाय इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, क्योंकि सर्टेनिटी होगी, क्योंकि फर्म्स को ये पता होगा कि प्राइसेस सस्टेन्ड रेट पर बढ़ रही हैं, यानी कि मार्केट ग्रो हो रही है। तो ऐसी सूरत में फर्म्स पहले से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगी। प्लस ये कि अगर इन्फ्लेशन रेट लो है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ रही, कॉस्ट प्रेशर्स भी नहीं है, और ऐसी सूरत में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। तो सिंपल सी बात है कि जब इन्फ्लेशन रेट वुड बी वेरी हाई, investment expenditure would fall, but if inflation is low and stable, obviously investments will come into the economy. Local investors would also invest. फिर हम आ जाते हैं टैक्स सिस्टम पर। टैक्स सिस्टम से क्या मुराद है, मैं पहले जरा सा ये बता दूं। दो चीजें डिस्कस करूंगा यहाँ पे। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स रेट बढ़ रहा है। यह आमतौर से बूम में होगा जब गवर्नमेंट को यह पता होगा कि लोग बहुत कमा रहे हैं, और गवर्नमेंट इस चीज में इंटरेस्टेड होगी कि लोगों की खाल और खींची जाए। तो ऐसी सूरत में जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ेगा रेट ऑफ टैक्स बढ़ता चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जबकि इसकी ऑपोजिट सिचुएशन है रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। और रिग्रेसिव का मतलब क्या है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है रेट ऑफ टैक्स कम हो रहा है। तो रिग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम बिजनेसेस के लिए इंसेंटिव के तौर पे काम करता है, जबकि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन डिसइंसेंटिव के तौर। तो अगर टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव होगा तो इन्वेस्टमेंट्स डिक्लाइन होंगी, जबकि टैक्स सिस्टम अगर रिग्रेसिव होगा तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज होंगी। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आमतौर से गवर्नमेंट बूमिंग डेज में करती हुई नजर आएगी, और रिग्रेसिव टैक्सेशन रिसेशन में हो रही होगी,
बिजनेस पीपल को इंसेंटिव देने के लिए। फिर हम आ जाते हैं सेविंग्स पर, कि सेविंग्स को क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगेन बातें बहुत आसान है। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट। जाहिर बात है कि इंटरेस्ट रेट इज द रिवॉर्ड ऑन सेविंग। जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं, सेव करते हैं, तो बैंक इंटरेस्ट रेट आपको रिवॉर्ड के तौर पे देता है। इसलिए बड़ी साफ सुथरी बात है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि रिवॉर्ड ऑन सेविंग्स बढ़ रहा है, राइट। और एज रिजल्ट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी। और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, आई मीन टू से सेविंग्स बढ़ेंगी। और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो रिवॉर्ड ऑन सेविंग्स कम हो रहा है, एज अ रिजल्ट सेविंग्स कम हो। शायद मैंने यहाँ अपनी स्लाइड में इस चीज को गलत लिख दिया है। मैंने लिखा हुआ है कि एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट मींस दैट रिवॉर्ड ऑन सेविंग्स इज डिक्लाइनिंग, जबकि एक्चुअली क्या है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो रिवॉर्ड ऑन सेविंग्स जो है वो बढ़ रही होगी, और रिवॉर्ड ऑन सेविंग्स बढ़ने की वजह से सेविंग्स बढ़ रही होगी, एंड ऑपोजिट। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं इन्फ्लेशन पर। अगर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हाई है तो इसका मतलब यह है कि आपके पैसे की वर्थ, आपके पैसे की बाइंग पावर कंटिन्यूसली गिर रही है। और ऐसी सूरत में आप पैसे को सेव नहीं करेंगे, राइट। इसको इस तरह से समझ लें कि अगर इंटरेस्ट रेट 5% ऑफर हो रहा है और इन्फ्लेशन रेट 10% है, तो एक्चुअली तो आपको नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, क्योंकि बैंक आपको दे रहा है सिर्फ 5% एक साल के बाद, और आपके पैसे की बाइंग पावर कम हो रही है 10% से। तो 5% तो आपको एक्चुअली नुकसान हो रहा है। इसलिए हाई इन्फ्लेशन में हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन रेट हाई होगा और इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली लो होगा, जिसका मतलब है कि नेगेटिव इंटरेस्ट मिल रहा है। ऐसी सूरत में सेविंग्स डिस्करेज होगी। जबकि अगर मैं इसी को ऑपोजिट कर लूं कि इंटरेस्ट रेट 10% है और इन्फ्लेशन रेट 5%, तो इसका मतलब है कि मुझे 5% रियल इंटरेस्ट रेट, 5% पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट एक्चुअली मिल रहा है। ऐसे में सेविंग्स बढ़ेंगे। वैसे इस पॉइंट को आप बगैर इंटरेस्ट रेट से रिलेट किए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो सिंपली इस तरह के इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन जब बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो पैसे की बाइंग पावर क्योंकि तेजी से गिर रही है, इसलिए आप पैसे की फॉर्म में अपने एसेट्स को नहीं रखना चाहेंगे, आप फौरन उसे कन्वर्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे आप डॉलर्स खरीद लेंगे या कुछ और खरीद लेंगे, क्योंकि आपके पैसे की वैल्यू तेजी से गिर रही है। तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है सेविंग्स पर। फिर हम आ जाते हैं डायरेक्ट टैक्सेस पर। डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे तो जारी बात है आपकी आफ्टर टैक्स इनकम ही कम हो जाएगी। पैसे ही नहीं बचेंगे सेविंग करने के लिए, तो सेविंग्स डिक्लाइन हो जाएंगी। और डायरेक्ट टैक्सेस अगर कम हो रहे होंगे तो आफ्टर टैक्स इनकम बढ़ रही होगी, और ऐसी सूरत में सेविंग्स यूजुअली बढ़ रही। क्रेडिट फैसिलिटीज। अब ये क्रेडिट फैसिलिटीज से क्या ताल्लुक? बड़ा सिंपल कनेक्शन है कि अगर क्रेडिट फैसिलिटीज आसानी से अवेलेबल हैं, आप बैंक से आसानी से उधार ले सकते हैं, तो आप सेव क्यों करेंगे पैसा? आपको जब पैसों की जरूरत होगी आप बैंक से उधार ले लेंगे और बाद में उसे देते रहेंगे। तो ऐसी इकोनॉमीज जहां क्रेडिट फैसिलिटीज बड़ी आम होती हैं, बड़ी आसानी से फ्लेक्सिबल टर्म्स पर उधार मिल जाता है बैंक से, वहां सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो या नेगेटिव रहती है, जिसमें यूएस अमेरिकन इकोनॉमी का नाम सबसे टॉप पर है, राइट। तो क्रेडिट फैसिलिटीज अगर बढ़ेंगी तो सेविंग्स करने की जरूरत खत्म हो जाएगी, इसलिए सेविंग्स डिक्लाइन होंगी और क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होंगी, तो लोगों को अपने टारगेट्स मीट करने के लिए सेव करना पड़ेगा। फिर अगेन एक्सपेक्टेशंस पर डिपेंड करता है। अगेन आपकी फ्यूचर इनकम्स स्टेबल हैं या नहीं है, आगे हालात ठीक हैं या नहीं है, चीजें प्रेडिक्टेबल हैं या नहीं है। अगर आगे आपको खतरात नजर आ रहे हैं, आप पेसिमिस्टिक हैं, तो आप सेविंग्स मोड पे चले जाएंगे, कंजम्पशन कम कर देंगे। लेकिन इफ यू आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर, कि खैर है, कोई मसला नहीं है, आगे सब सेट है, तो आप अपनी करंट इनकम को ज्यादातर खर्च कर रहे होंगे और फिर उतना सेव नहीं कर रहे। उसके बाद आ जाता है सेविंग्स मेथड्स। अक्सर डेवलपिंग या लेस डेवलप्ड कंट्रीज में लोगों को यही नहीं पता कि सेविंग्स के तरीके क्या क्या हैं। लोगों को बैंक्स की सेविंग्स के बारे में नहीं पता, इंस्टीट्यूशनल सेविंग्स के बारे में नहीं पता। मिसाल के तौर पे
म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं पता, इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता, बिटकॉइंस के बारे में नहीं पता, तो उन्हें पता ही नहीं है कि पैसा सेव किस तरह करना है, इसलिए भी सेविंग नहीं हो पाती अक्सर मुल्कों। तो ये थे हमारे फैक्टर्स सेविंग से रिलेटेड। फिर आखिरी में आज हम आ जाते हैं इन्फ्लुएंसेस ऑन बोरोइंग। बोरोइंग कितनी होगी या नहीं कितनी नहीं होगी, वो डिपेंड करेगा इंटरेस्ट रेट पर अगेन। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी और बोरो करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी और लोग और फर्म्स आसानी से बोरो कर सकते। फिर इन्फ्लेशन रेट अगर हाई है तो लोग बोरो करना चाहिए, क्योंकि जिन दिनों महंगाई होगी उन दिनों अगर आप पैसा बोरो कर रहे हैं तो रियल टर्म्स में देखा जाए तो आप जितना पैसा ले रहे हैं उससे कम वापस कर रहे हैं। मैंने अपने दोस्त से 1 लाख रुपए अभी उधार ले लिया, 1 साल बाद वापस किया, तो जाहिर बात है कि मैं तो उसे 1 लाख ही वापस कर रहा हूँ। लेकिन जिस वक्त मैंने उससे बोरो किया था उस वक्त 1 लाख रुपए की बाइंग पावर ज्यादा थी और अब उस 1 लाख रुपए की बाइंग पावर कम है, तो मैं फिजिकली तो उसे उतने ही पैसे वापस कर रहा हूँ नॉमिनली, लेकिन अगर रियल टर्म्स में देखा जाए तो मैं उसको कम पैसे वापस कर रहा हूँ। अगर मैं फर्ज करूं कि इन्फ्लेशन रेट 20% है तो एक्चुअली मैं उसे 1 लाख रुपए नहीं बल्कि 80,000 रुपए वापस कर रहा हूँ, क्योंकि 20% से उसे 1 लाख की बाइंग पावर कम होगी। तो borrowers would gain on the loss of the lenders. Borrowing will be encouraged during inflation. फिर रेट ऑफ रिटर्न, जो बोरो कर रहा है वो ये देखेगा, जारी बात है कि उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है। अगर इंटरेस्ट रेट उसके रेट ऑफ रिटर्न से हाई है तो वो बोरो नहीं करेगा, और अगर उसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है तो उसे हाई इंटरेस्ट रेट देने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उसका रेट ऑफ रिटर्न उससे ज्यादा है। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर मुझे रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है 10%, यानी कारोबार पे मैं जो मुझे कमा रहा हूँ वो 10% कमा रहा हूँ, और बैंक का इंटरेस्ट रेट 5% है, तो मुझे बोरो करने में कोई हर्ज नहीं है, 5% मेरे पास फिर भी बच रहा है। लेकिन अगर रेट ऑफ रिटर्न लो हुआ और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, तो जारी बात है आई वुड नॉट बी एबल टू बोरो। फिर इनकम एक्सपेक्टेशंस, अगर फ्यूचर इनकम्स के बारे में आपकी अच्छी ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, राइट, तो जारी बात है कि आप बोरो करेंगे। लेकिन अगर आप ये डर रहे हैं कि आपका इनकम स्ट्रीम वो नहीं रहेगा, फ्यूचर में इनकम्स डिक्लाइन होंगी, तो यू वुड नॉट बी बोरोइंग। और फिर बोरोइंग बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी पर तो बहुत ही ज्यादा डिपेंड। ऑन ओवरऑल बेसिस बोरोइंग्स विल इंक्रीज और डिक्रीज depending on the level of economic activity. People and firms are likely to borrow more during a boom as compared to recession or slump. However, government will borrow more during a recession. अगर हम इंडिविजुअल्स और फर्म्स की बात करें तो रिसेशन का मतलब यह है कि हालात बुरे हैं, इनकम है नहीं, कारोबार है नहीं, तो आप और आप वैसे भी सेविंग्स मोड पे चले जाएंगे, तो ऐसे में आप बोरो नहीं करना चाहेंगे। जबकि इकोनॉमी अगर बूमिंग है तो हालात अच्छे हो रहे हैं, इनकम लेवल बढ़ रहा है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, तो आपको कोई खतरा नहीं है बोरो करने में। तो बूमिंग डेज में लोग ज्यादा बोरो कर रहे होंगे, जबकि रिसेशन में बोरोइंग की डिमांड कम हो रही हो। ठीक है, तो ये थे हमारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सेविंग्स एंड बोरोइंग। आई होप कि ये तमाम सब कुछ आपके समझ में आया हो। ये लेसन इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि छोटी छोटी बिट्स में आप इकोनॉमिक्स की सिंपल सिंपल बातों को समझ रहे होते हैं, किस चीज का इन्फ्लुएंस किस चीज पर आ रहा है वो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज इसको दोबारा सुनिएगा, दोबारा देखिएगा लेक्चर को, और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और थैंक यू वेरी मच।